ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा पेज सेकेंड ईयर की क्लास में, वो है फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। तो फ्रांस के संविधान में हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस के संविधान की विशेषता को समझने से पहले हमें समझना है कि फ्रांस के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने थे, कितने हैं और कितनी सूचियां हैं, ये सब चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो यह संविधान फ्रांस का बना था 1958। तो यह संविधान बन के तैयार जब हुआ था तो शुरू में इसमें 89 अनुच्छेद थे। कितने? 89। 1958 में बना था और इसमें 89 आर्टिकल्स थे। फ्रांस के संविधान की बात हो रही है और जो 15 शीर्षकों में रखे हुए थे, जो 89 आर्टिकल्स थे वो 15 शीर्षकों में रखे हुए थे। ठीक है, कितने शीर्षकों में रखे हुए थे? 15 शीर्षकों में रखे हुए थे। लेकिन अब इसमें अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा करके 92 कर दी गई। अर्थात पहले 89 थी, 89, अब 92। ठीक है, पहले जो संख्या थी वो थी 89, अब जो संख्या है वो है 92 आर्टिकल्स। कहाँ के आर्टिकल्स हैं? फ्रांस के आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब बात आएगी कि जो फ्रांस का संविधान बन के तैयार हुआ है, मतलब लागू हुआ, तो कब हुआ? तो 1958। ठीक है, 58। तो अब बात आएगी कि जो फ्रांस का संविधान बन के तैयार हुआ तो वो संविधान किस प्रकार का संविधान बना, क्या विशेषताएं हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या विशेषताएं हैं उनकी। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि निर्मित और लिखित संविधान। जैसा लिखित अर्थात इस संविधान को आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ। जिस प्रकार से भारत का संविधान लिखित है उसी प्रकार से फ्रांस का संविधान भी लिखित है। ठीक है, अब मौखिक वाले संविधान को आप पढ़ तो सकते नहीं है, लेकिन लिखित वाला संविधान यह है कि आप पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। और जो मौखिक है, जैसे इंग्लैंड के संविधान की बात करें तो वो मौखिक संविधान है और वहां पर व्यक्ति घटना के आधार पर समझ पाता है, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाता कि कहा कि क्या नाम से, जैसे कहा जाए कि जो फ्रांस का संविधान है, भारत का संविधान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहा कि संविधान के आर्टिकल्स में इसमें क्या है तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन लिखित मौखिक वाले में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब जब आपको दूसरा बताएगा तब आप समझ पाओगे। लेकिन इसमें तो यह है कि आपको अगर कोई नहीं भी बता रहा तब भी आप क्या है देख सकते, ढूंढ सकते, पढ़ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात ये आती है कि जब इनकी विशेषताओं की बात है तो लिखित व निर्मित संविधान के बारे में बता दीजिए, ये फर्स्ट है। इसके बाद जैसे कठोर संविधान। अब कठोर इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान में संशोधन का बिल संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होने के बाद यह लोक निर्णय में जाता है। कहाँ? लोक निर्णय को प्रस्तुत किया जाता है। बहुमत का समर्थन जरूरी है और स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया जटिल है जो संवैधानिक विधि व असाधारण विधि में अंतर करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वहां पर दोनों भाग अर्थात संसद के दोनों भाग के द्वारा बहुमत स्वीकृत होने के बाद भी उसे निर्णायक में छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ ऐसी सरल प्रक्रिया रही है कि संसद के माध्यम से या संविधान में संशोधन का बिल संसद ने पास कर दिया और बस पास हो जाए, ऐसा प्रावधान नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि एकात्मक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो फ्रांस के संविधान की विशेषता के रूप में एकात्मक संविधान की विशेषता के बारे में हम समझेंगे। तो संविधान की एकात्मक व्यवस्था में शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती है।
केंद्रीय सरकार की पास होती है। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अगर समझो तो संविधान के नाम से जो सारी शक्तियाँ होती, शासन की सारी शक्तियाँ होती वो केंद्रीय सरकार के पास होती है, और स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं लेकिन उन्हें स्वायत्त प्राप्त नहीं, या फिर वो उन्हें शक्तियाँ नहीं प्राप्त, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकारों के पास होती है। इसके बाद है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण एवं गठन। तो नॉर्मल सी बात है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलग अलग होना और गठबंधन अर्थात गुट बनना, समूह बनना, ये सब प्रक्रिया है। ये जो है ब्रिटिश के संविधान में इसका प्रावधान, सॉरी इसका जो है फ्रांस के संविधान में प्रावधान। इसके बाद है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की बात है, इसमें आप समझेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण गठबंधन प्रधानमंत्री व उसके मंत्रीगण संसद के सदस्य नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है कि व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका का पृथक्करण गठबंधन में जब ये जो है प्रधानमंत्री व उसके मंत्रीगण संसद के कोई भी सदन के सदस्य नहीं बन सकते, चाहे दोनों सदनों में से किसी भी सदन के वो क्या नहीं बन सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते। अब बात आती है कि लेकिन वे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अर्थात जब संसद में कार्यवाही चल रही हो तो उस समय वो क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कहाँ पर, किस में भाग ले सकते हैं? फिर इसके बाद मतलब संसद में भाग ले सकते हैं उसकी कार्यवाही, और संसद उन्हें अविश्वास के प्रस्ताव से हटा सकती है। इस संसद को अधिकार है कि वह उन्हें अविश्वास के प्रस्ताव से हटा सकती है। कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रधानमंत्री व मंत्रीगण है ये भाग नहीं ले सकते संसद, लेकिन उसमें सम्मिलित हो सकते, बैठ सकते, ठीक है। तो ये आपके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण एवं गठबंधन, ठीक है। इसके बाद है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है, वह संसद नहीं हो सकता। कौन? राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है, वह सांसद नहीं हो सकता, सांसद नहीं हो सकता। स्वयं जैसे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण संसद में बैठ तो सकते हैं लेकिन उसमें संसद के सदस्य नहीं बन सकते, उसी प्रकार राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है लेकिन वह सांसद नहीं बन सकता, और वह प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है जो सांसद नहीं हो सकते। जिनको वो नियुक्त करता वो भी क्या नहीं हो सकते हैं, सांसद नहीं हो सकते, किंतु वे राष्ट्रपति एवं संसद के प्रति उत्तरदायी है और उनका सबका उत्तरदायित्व तो बनता ही है संसद के, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, इसके बाद जो है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बाद नेक्स्ट हेडिंग है वो है संवैधानिक परिषद। अब संवैधानिक परिषद की बात है। संवैधानिक परिषद एक फ्रांस की संविधान की विशेषता है। तो संवैधानिक परिषद में यह 9 सदस्यीय निकाय है, जो परिषद बनाई गई है 9 सदस्यीय निकाय है। पूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सदस्य होते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सदस्य होते हैं। यह राष्ट्रपति व संसद के चुनावों की देखरेख करते हैं और तथा सरकार के किसी आदेश या संसद के किसी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब जो कहा गया कि समझेंगे ध्यान से कि संवैधानिक परिषद में 9 सदस्यीय निकाय या फिर यह 9 सदस्यीय निकाय है, जिसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, संवैधानिक परिषद। और यह क्या कार्य कर सकती है, इसके पूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते या पदेन सदस्य रहते, और राष्ट्रपति और संसद के जब चुनाव में ये उनकी देख रेख करते हैं। ठीक है, बाकी का आप समझे आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद ये नेक्स्ट विशेषता है फ्रांस के संविधान। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता में क्या कहा गया कि जो आर्थिक व सामाजिक परिषद में सरकार के कानून के अनुसार गठित यह निकाय सरकार को सामाजिक व आर्थिक महत्व के मुद्दों पर परामर्श देती है। अर्थात कहने का मतलब है जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर परामर्श के लिए ये सामाजिक और आर्थिक परिषद बनाई। ठीक है, इसके बाद है पर राष्ट्रवाद से तालमेल। नेक्स्ट हेडिंग है पर राष्ट्रवाद से तालमेल, और पर राष्ट्रवाद से तालमेल के बारे में देखेंगे। इसमें फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है, यूरोप एक महाद्वीप का नाम है सभी जानते हैं, और वह इसके तथा अन्य समुदायों के आदेशों व निर्देशों का पालन करेगा, ऐसा उसके संविधान में लिखा है कि कोई भी जो यूरोपीय संघ का एक वो सदस्य है, और सदस्य होने के नाते अगर कोई वहाँ से आदेश या फिर निर्देशों मिलता है तो उसका पालन वह करेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने फ्रांस के संविधान की विशेषताएं पढ़ी है, तो इससे पूर्व हमने आपको अन्य देशों के संविधान की विशेषताएं भी पढ़ा दी, तो ध्यान रखना है, इनको कंप्लीट कर लेना है सबको, और बाकी का सबने नोट कर ली होगी, जिसने नहीं की है वो कर लेंगे लोग। थैंक्स।